गवर्निंग बॉडी ये आपकी एम्स की जो हमारी ये इसकी थी बैठक आईबी की जीबी की जनरल बॉडी की मीटिंग थी एम्स की। और उसके अंदर एक तो गवर्निंग बॉडी और एक फाइनेंशियल कमेटी, इन दो का भी सिलेक्शन आज हुआ था। एज ए सांसद, 2 लोकसभा के सांसद और एक राज्यसभा के सांसद, हम तीनों इसके मेंबर हैं। मेरा जो चुनाव के जरिए जनवरी फरवरी के अंदर ही अभी इसके अंदर मुझे नॉमिनेट किया गया और पहली बैठक के अंदर मैं गया था। एम्स के मामले लगातार दिल्ली के अंदर जो एम्स में 13 के अंदर जब एम्स आया और 20, 21, 22 तक जिस तरह भारी भ्रष्टाचार एम्स के अंदर हुआ, जिस तरह एम्स की साख गिरी देश के अंदर, उसको लेकर लोकसभा के अंदर भी मैं हमेशा एम्स के मामले उठाता था। और अभी कल ही मैंने देखा मीडिया के अंदर कि किस तरह कोविड मास्क का एक घोटाला था, वो कमेटी का मीटिंग के अंदर हमने मामला उठाया, उसकी जांच के आदेश दिलवा दी। साथ ही साथ गलत तरीके से जो डीन, दूसरे जो डीन के नीचे नियुक्तियाँ जिस तरह की गई, जिस तरह टेंडर के अंदर अनियमितताएँ हुई, जिस तरह एक मुकदमा दर्ज हुआ 20 लाख एक कर्मचारी ने कोई 5 साल पहले अपने एम्स से अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लिए और शिकायत के बाद वापस एम्स के खाते में तो उसको छोड़ दिया इन्होंने, तो उसकी सीवीसी या केक से जांच करने का आदेश भी हमने कराए। कुछ प्रमुख एम्स के जो मुद्दे थे, एक संविदा पे जो बच्चे कोर्ट से आदेश लेकर आए उनको भटका रहे थे लंबे समय से, इन्होंने कैंसिलेशन के आदेश किए, लेकिन हमने उसको डेफर करा के और ये कहा भाई एक बार जब तक स्टे इन बच्चों को रियायत दी जाए, संविदा कर्मी 26, 27 और जो फुलफिल करते हैं उन सब लोगों को भी आप इसके अंदर एम्स में नौकरियाँ दें, खाली पद भरे जाएं। और हमारे लिए खुशी की ये बात है कि 300 नए पद एम्स जोधपुर को स्वीकृत हुए। और अभी जो ये एम्स अपने दिल्ली के बाद जोधपुर वाला पिछले 3-4 साल में ठीक स्थिति के अंदर आया, लेकिन पहले जो भारी भ्रष्टाचार हुआ था, इससे पहले जो आपके मिश्रा थे डायरेक्टर, और आज भी मिश्रा की जो गैंग काम कर रही है एम्स के अंदर, वो चिंताजनक है। आज करीब 15 मामले हमने उसके अंदर रखे थे मीटिंग के अंदर, और 15 मामलों में जांच के आदेश कराए। जो आंतरिक भ्रष्टाचार हुआ अंदर 20 से लेके और 21, 22, 23 के दरमियान, और इसके अंदर हमारे दोनों सांसद भी थे और कई इशू ऐसे थे जो बहुत ही अति आवश्यक थे, कई पहले के मिनट थे उनको अप्रूव कराए थे। तो समय समय पर अगर हम लोग हमने ये भी कहा कि आप 12 महीने के अंदर एक मीटिंग करते हो तो हर 4 महीने के अंदर इसकी मीटिंग की जाए। 4 महीने से अगर आप मीटिंग करते हो तो निश्चित रूप से जब MP यहाँ मीटिंग अगर आकर बैठते हैं तो आम जन भी अपनी बात रख सकता है, हमारे कर्मचारी बात रख सकते हैं, नए डॉक्टर रख सकते हैं और लोगों को न्याय इसके अंदर मिलता है। तो अभी हमें खुशी की बात यह है कि अब अपना एम्स जोधपुर वाला ठीक स्पीड पकड़ रहा है। और एक जो दूसरी नई विंग सामने बन रही है, जब बनाउट होगी तो उसमें ब्लड बैंक की, इसमें आपके जो जिस तरह आप मरीज लाओगे, इनका प्रतीक्षालय किस तरह करोगे, 3, 4, 5 इशू इनके भी थे, वो भी हमने रेज किए। करीब आज मीटिंग सबसे लंबी ऐतिहासिक थी, 3.5 घंटे ये मीटिंग चली। डीएम और दूसरे जो अस्पताल है वो भी सारा OPD एम्स की तरफ भेजते हैं, उधर जाओ एम्स की तरफ, रेफर भी जल्दी करते हैं। एक मामला हमने ये भी उठाया कि जो एक्मो मशीन, जिस तरह डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने सुसाइड किया, तो एम्स की एक्मो अगर चालू थी तो ये कैसे आया कि भाई एक्मो यहाँ था नहीं, एक्मो को संचालित नहीं कर रहे थे। तो एम्स के डायरेक्टर का उनका ये कहना था कि जिस हॉस्पिटल से राकेश को रेफ़र किया उन्होंने हमसे डिमांड ही नहीं करी, उन्होंने सीधा जयपुर भेज दिया। ये तो बहुत बड़ी विडम्बना कि जानबूझ के उसकी जान ले ली। ये जब संभागीय आयुक्त की जांच कमेटी हमने बिठाई है उच्च स्तरीय, उसके अंदर ये मामला खुल जाएगा सारा। इसके अंदर एम्स वाले तैयार थे, लेकिन उन लोगों ने जानबूझ के नहीं भेजा, पता नहीं और कौन से राज खुल जाए। प्रिंसिपल साहब तो ये कह रहे हैं कि हमने सब तरह से कोशिश की, सारे अस्पतालों में फ़ोन किया। आप समझे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अभी मीटिंग से तो आया हूँ मैं। एक्मो की तो बात चली थी, एक्मो की बात चली, या लीवर के ट्रांसप्लांट हुए, या तो अब एम्स अपना बहुत मतलब अच्छी गति से दिल्ली के बाद 2nd नंबर हो गया हिंदुस्तान के अंदर। और थोड़ी अगर ठीक स्थिति रही और भेदभाव और सिलेक्शन के अंदर बदमाशी अगर नहीं करी और समय समय पर अगर इनको ये पॉलिटिकल लोग भी डंडा दिखाते रहे। पहले लोगों ने क्या किया
कि खुद के लोगों को एडजस्ट कराना, मेरे 5 ले ले, तेरे 6 ले ले, 7 इसमें हो गए, बस इसके 5 तो मेरे 7। अब कम से कम इतना तो हम आपको भरोसा दिला सकते हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा। अगर यहाँ पार नहीं पड़ेगी लोकसभा, वहाँ नहीं पड़ेगी, तो बस आप सारे आवास हमें पता है। एम्स को ठीक करेंगे, सुधार करेंगे, तो क्योंकि जोधपुर एम्स हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर मारवाड़ के लिए। और अब तो पंजाब हरियाणा से लेके भी लोग एम्स जोधपुर के लिए सिफारिशें कराते हैं। निश्चित रूप से हमारे एम्स में उच्च तकनीकी हर व्यक्ति को इलाज मिले, और प्रत्येक गरीब व्यक्ति को जो भी सुविधाएं अत्याधुनिक वो प्रत्येक गरीब व्यक्ति तक मिले, और फ्री के अंदर मिले ज़्यादातर। ये हमने प्रयास किया, और ये प्रयास और मॉनिटरिंग लगातार हम करते रहेंगे। नागौर के लोग भी यहाँ आते हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर। एक चीज़ सामान्यतः देखी गई है कि जो भी मरीज आता है उसको रेफर कर दिया जाता है। एम्स ये कहता है कि नो बेड की स्थिति है यहाँ पर। सर नहीं, रात के वक्त 10 बजे के बाद कोई भी पेशेंट अगर एम्स जाता है तो वो एमडीएम ही रेफर होता है सर। रात के 10 बजे बाद एम्स में कोई भर्ती नहीं ऐसा नहीं, ये भी बात हमने करी थी। लेकिन आप देखिए, जैसे कोई सिंपल बीमारी है और रेफर केस, अगर थोड़ा तो डॉक्टर्स को भी सोचना होगा, थोड़ा हमारी सरकारों को भी सोचना होगा, कुछ परिजनों को भी सोचना होगा। एम्स तो अपना लास्ट वो एम्स के अंदर जाना। लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ के लिए चलो सर्दी जुकाम हो गया अपना एम्स में करा लो, ये हो गया कि एम्स चलो। तो फिर जिस तरह एम्स के अंदर मरीज बढ़ रहे हैं, ओपीडी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से दिक्कत तो आती है। कई बार लोग मुझे फ़ोन करते हैं, साहब वेंटिलेटर पे हाथों हाथ कराओ, आईसीयू में कराओ। तो जब बेड खाली नहीं होते तो कोई खाली कराएंगे थोड़ी हम लोग, आप भी जानते हैं सारी बात। तो प्रयास हम करते हैं जैसे ही वेटिंग खत्म हो, जो मरीज़ वहाँ अंदर है पहले उसका इलाज होगा, उसके बाद सेकंड का प्रयास हम खूब कर रहे हैं। आज भी खूब प्रयास किया कि आम मरीज़ को तकलीफ नहीं हो, बिना सिफारिश के सीधा आए, एडमिट करो, प्रयास करो कितना कर सकते हैं। और इनको भी सरकार पाबंद करे। हमारे मथुरदास माथुर हॉस्पिटल अच्छा है, महात्मा गांधी अच्छा है, तीसरा आपका जो उमेद अस्पताल, और भी अस्पताल है। और हम नहीं चाहते किसी मरीज़ को दूसरी जगह जाना पड़े, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसकी जेब काटी जाए, हम नहीं चाहते। तो एम्स के अंदर जितनी भी सुविधाएं और बढ़िया हो सकती हैं, बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं कराने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल पावर से जो भर्तियाँ की जा रही है अंदर एक भी नहीं की, अब खत्म हो गई। वो जो की जा रही है उनको भी निकाल रहे राजनीतिक पारा पड़ा बहुत। सुनो, पॉलिटिकल पावर से बहुत से भर्तियाँ और संविदा पर लगा रखे हैं लोगों को, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। अब एक दिन में तो मैं कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कलम हो तभी कर दूँ। भाई हम भी तो उसके मेंबर ही हैं भाई, 17-18 में एक मेंबर है, ज़्यादा से ज़्यादा करो तो हाँ हूँ करके बाहर आ जाओ, और क्या कर सकते हो। ये तो नहीं भाई उसके हिसाब से नोट डाल दो। लेकिन इतना तय अभी यहाँ बैठे हैं तो अब भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। पहले का बात उसको भी धीरे धीरे करके लोगों को निकाल देंगे यहाँ से। सर आज कांग्रेस ने बड़ी जो है रैली की है, संविधान बचाओ का नाम दिया, कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता आए हैं लगातार पूरे कांग्रेस में दिग्गज है कौन नेता? राजस्थान में कौन बचा? तो नहीं कोई। 2500 की भीड़ अपने नाम पे कोई कर नहीं सकता। कहाँ है दिग्गज नेता? ये तो ऐसे ही लेके घूम रहे हैं। संविधान गया कहाँ जो बचा रहे हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही कि संविधान बचाओ, संविधान तो बचा हुआ ही है। कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई 5 साल। आरपीएससी का क्या हाल किया, कितने पेपर लीक हुए, एसआई भर्ती में क्या हुआ, किस तरह बजरी के ठेके दिए गए उसी व्यक्ति को जिसने कितनी बजरी खोदी होगी राजस्थान के अंदर। उस समय संविधान कहाँ गया था? क्या गहलोत साहब के समय संविधान नहीं था? अभी एक मंच पे घूम रहे थे सचिन पायलट, सरकार गिरना नहीं कहते माने सर। अब एकता कैसे हुई इनके? हो सकती है कभी एकता? हो ही नहीं सकती। कांग्रेस को भी सत्ता चाहिए और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रहना चाहती है। तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो, थर्ड फ्रंट नहीं बने, ये इनकी हमेशा रहती है। चाहे आरएलपी हो चाहे दूसरी पार्टियाँ हो, उनको कैसे मारें उसमें ये सारे दोनों पार्टियाँ हाथ मिला लेती है। अथाक पैसा है इनके पास और पैसे के दम पे ये अपने आप को जिंदा करके बैठे हैं। बाकी राजस्थान का नौजवान बदलाव चाहता है। इस बार बहुत अच्छे परिणाम राजस्थान में आएंगे। पंचायत चुनाव के अंदर कांग्रेस का भी दिमाग ठीक कर देंगे हम राजस्थान। सभा के अंदर आपका भी जिक्र हुआ है, उम्मीदराम बेनीवाल का जब नाम लिया गया तो क्या है कि वो नाराज़ हो गए क्योंकि उनकी पार्टी से हम निर्णय लेके आ गए। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस तरह की बात की। और आपको अपने ही गठबंधन का सदस्य बताया, क्या आप उस गठबंधन से अभी भी जुड़े हैं? इंडिया अलायंस में जुड़ा हूँ। डोटासरा से नहीं जुड़ा हूँ मैं, इंडिया अलायंस से। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ा जिनका फ्यूचर मुझे सही नज़र नहीं आ रहा और जिस पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उनसे दूर हूँ मैं सबसे। मैं बिल्कुल अलग हूँ। जिस पर न आरोप लगा न प्रत्यारोप, जो सही दिशा के अंदर चल रहा है, जो एक नायक की भूमिका के अंदर, आपने फिल्म देखी थी ना वो, एक जो क्रांति राजस्थान के अंदर लेकर आया, जिसने थर्ड पार्टी बना के राजस्थान के जवान का सम्मान देश में बढ़ाया। मैं उनसे नहीं जुड़ा हूँ, मैं दिल्ली में जुड़ा हूँ इंडिया अलायंस से। और मेरी वजह से कांग्रेस का खाता खुल गया और कांग्रेस ने उसके बाद भजन लाल जी के यहाँ कांग्रेस को जाके बेचा और 4 जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हुई।
और अब ये जो घूम रहे हैं इनको घूमने से कोई, इनमें ज़्यादातर को मैं हरा दूंगा वैसे विधानसभा चुनाव, फायदा नहीं घूमने का कोई। वो तो सीएम तो जब बनेगा ना जब कोई जीतेगा। वो तो कह रहे हैं कि उम्मीद राम जी बेनीवाल को आपने ही दिया डोटासरा जी का, तो ये कह नहीं मैंने ये ले गए, मेरा तो ऐसा था कि मुझे पहले कांग्रेस 3 सीट दे रही थी, उसके बाद 2 पे आई और फिर पीठ में खंजर घोंप के मैं दे देता, कोई दो राय नहीं थी। जब मैं साथ था तो किसी भी सिंबल पे कोई लड़े मुद्दा ही नहीं था। पहले हेमाराम जी का था, भाई हेमाराम जी लड़े और तो जीत जाए। हरीश के लिए था कि हरीश जीत नहीं पाएगा, तो फिर हरीश, हेमाराम जी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा, सब लोगों ने कहा कि आरएलपी को मारो, और ये ले गए। फिर बोला नागौर में भी अलायंस मत करो, इनको लगा नहीं करेंगे तो हनुमान जी तो लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की वहाँ जमानत जब्त होती नागौर में, मैं तो लड़ता चुनाव। हो सकता है कि बीजेपी और मेरी कड़ी फाइट होती, लेकिन कांग्रेस 3rd नंबर चली जाती। और ये अलायंस कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हुआ, मेरे लिए तो अलायंस नुकसानदायक था। मेरे 25 लाख वोट कांग्रेस ले गई और मैंने इनके 2.5-3 लाख वोट लिए थे। ठीक है भाई।